आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान। बाज़ लोग उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चंद इशारे काफ़ी हैं, नाम लेने वाले लोग होते हैं। आप सिर्फ इशारे दें, मैं आपको कुछ इशारे देता हूँ। कुतुब खाना, जरनैली सड़क, शेर दरिया, रेल कहानी, किताबें अपने आबा की, सबरस, सैरबीन, अखबार के दिन, रेडियो की रातें। नाम लेने की ज़रूरत तो नहीं है। रज़ा अली आब्दी हमारी खुशकिस्मती है कि आज ज़रा हटके के मेहमान हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। शाहीन क्लब तो रह गया। तो सवाल ये कि मैंने सारे फाल से अगर बेच दिए तारुफ में, तो आगे क्या बेचूंगा मैं? शरबत कैसे बनेगा? शरबत कैसे बनेगा? कल क्या बेचूंगा? अच्छा, ये हैं ज़रार खोड़ो और ये हैं मुबशिर ज़ैदी। मैं आप दोनों को देखता रहा हूँ, वाकिफ़ हूँ आपसे। ये जो आपकी एक तो रफ़ाकत है 1972 से 1996 तक BBC उर्दू सर्विस के साथ 24 साल की, वो तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1996 में रिटायरमेंट के बाद से आज 2018 है। आप रिटायरमेंट के बाद जितने मसरूफ़ हैं, सही बात है, उतने गालिबन तब नहीं होंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ये आमदन ऐसा है, मैं कोशिश करके अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ, क्योंकि जिस शख्स ने उम्र भर काम किया हो वो खाली तो नहीं बैठ सकता। रेडियो ने आदतें ख़राब कर दी, फीडबैक बहुत मिला, वो अब भी जी चाहता है कि जो कुछ करूँ वो फीडबैक मिले। नशा सा है ना, ये नशा है। तो उसके लिए अब मैं मिसाल के तौर पे अखबार में कॉलम लिखता हूँ, उसका फीडबैक मिलता है। फिर मैं एक कॉन्फ्रेंस के बहाने हर साल कराची ज़रूर आता हूँ, और फिर वो जो कहते हैं जो खेती बोई थी, फसल तैयार होती तो मैं काटने के लिए आता हूँ। तो वो है, अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं और प्यार से मिलते हैं। और मैं ये हैरान हूँ कि वो नस्ल जिसने मुझे कभी नहीं सुना होगा, वो भी मुझे ऐसी वैसे कौन सी नस्ल है? मैं भी जानना चाहता हूँ। आपके बच्चे मुझे बहुत जानते हैं, लेकिन ये कि हाँ, नहीं, जिन्होंने रेडियो पे नहीं सुना वो आपको वैसे सुनते हैं। वो ये कहते हैं हमारे अब्बा आपके आशिक थे, हमारे दादा आपको। वो तो मुझे भी कहते हैं, मुझे तक को कहते हैं। ये तो वैसे हर जुमे को जब कॉल आती है तो कम से कम एक कॉल होती है इस तरह की वैसे। अच्छा, तो ये है कि वो कहते हैं हमारे दादा आपकी आवाज़ के आशिक थे, हमें हिदायत, खामोश रहें सब, BBC से सैरबीन आ रहा है। अच्छा, हर प्रोग्राम को लोग सैरबीन कहते हैं। तो लेकिन ये कि अच्छा लगता है, फीडबैक जो है वो दरअसल छोटी सी शाबाशी होती है। ये जो 22 साल गुजर गए हैं एक पूरे दौर को, आज क्या लगता है कि आप आवाज़ के आदमी हैं, हर्फ के आदमी हैं, अखबार के आदमी हैं, रेडियो के आदमी हैं, या सबके? मैं सहल और शाइस्ता ज़बान का आदमी और रवां ज़बान, आसान ज़बान, आम फहम ज़बान, दिल में उतर जाने वाली ज़बान, दिल पर असर करने वाली ज़बान, उसका आदमी हूँ। और ये हो सकता है रेडियो ही की देन हो, लेकिन रेडियो से पहले मैं अखबार का आदमी था। 15 साल मैंने अखबार में गुजारे और तकरीबन 25 साल रेडियो में। मेरी ज़बान की तरबियत जो है रेडियो से, अखबार से ही शुरू हो गई थी। लेकिन रेडियो में एक प्रोग्राम मैंने किया जो कदीम किताबें बरतानिया में महफूज हैं, कुतुब खाना, 1803 से लेकर 1899 तक, किस्सा चाह दरवेश बागो बहार से लेकर उमरान अज़ा तक, इस ज़माने की कई हज़ार किताबें मैंने अगर पढ़ी नहीं तो देखी ज़रूर, और उन पे फिर उनसे मेरी तरबियत हुई। ज़बान को मैंने, उस ज़बान के तमाम अंदाज सीखे, कदीम ज़बान, जदीद ज़बान, उसकी बारीकियाँ, नफासतें, ये सब किताब से मैंने हासिल किया। और अपनी तरबियत खुद करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अपने आप को ट्रेन करने में, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, अपने आप को ट्रेन करने में मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है। बेशक। तो रोशनी के आने पे ख़ासी प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई उस तरह नहीं होती। तो क्या तरीक़ाकार आपने उस वक्त निकाला था, या अब क्या तरीक़ाकार? अब ये कि मैं सियासत पे बात करने से गुरेज इसलिए करता हूँ कि मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ। मुझे मंजूर है, मैं मानता हूँ कि मेरा इल्म महदूद है,
लेकिन सियासत तो कम इल्मों की जन्नत है। इसीलिए मैं उससे बाहर रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अपनी कम इल्मी का एहसास, फिर सियासत में एक बात तो तय है, बाहर से कुछ और नज़र आती है, अंदर से कुछ और होती है। अब वो अंदर कौन झांके, उसके लिए क्यों अपने आप को ख्वार करें। इसलिए हम जहाँ हैं बहुत चैन से हैं। किसी की हकीकत कोई है, किसी की हकीकत कुछ और है। तो अगर मैं वही सवाल जो हमारे से किया जाता है मैं आपसे करूं कि अगर कोई तारीख पढ़ना चाहे तो कहाँ शुरू करे, कहाँ ख़त्म करे? तारीख की बुनियादों में बददियानती बहुत ज़्यादा है और उससे फ़रार भी मुमकिन नहीं है। जादूनाथ सरकार बहुत ही बड़े, सर जादूनाथ बहुत ही बड़े मौलिक थे और औरंगज़ेब की जैसी सवानें वो लिख गए कि औरंगज़ेब की चाल चलाने की रसीदें भी उन्होंने पढ़ी, तब वो सवानें लिखी। बेमिसाल सवानें हैं, लेकिन जहाँ जाकर मुग़लों और मराठों के तसादुम का किस्सा आता है, एकदम से जानिबदार हो जाते हैं और खुले। एक तो जानिबदारी ज़रा नफासत जो अंग्रेज़ करते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये खुले। और ऐसा उस शख्स ने से अपनी सारी मेहनत में पानी फेरा वो रवैया अख्तियार करके। लेकिन तारीख़ का ये है कि आप एक तो आप जिस जाविये से चाहें उसे देख लें और हर जाविये से मुख्तलिफ नज़र आती है। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि आप उसमें डंडी भी मारते हैं और बददियानती करते हैं। और ये एक बड़ी डिबेट है कि गैर जानिबदारी नाम की दुनिया में कोई शय है भी है नहीं। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये जो आसान लिखना है ये कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। एक तो मुख्तसर लिखने के लिए बहुत वक्त चाहिए और आसान लिखना बहुत मुश्किल है। लेकिन गौतम बुद्ध कहा करते थे, किसी गांव में जाके प्रचार करते थे और बाद में जब गांव से निकल रहे होते थे एक मुलाजिम उनके साथ हुआ करता था, उससे कहा करते थे मैं इतनी सीधी सीधी बात समझाता हूँ, लोग समझते क्यों नहीं? तो यही मैं समझाता हूँ, लोग समझते क्यों नहीं कि भैया आसान और सादी ज़बान से ज़्यादा मीठी कोई ज़बान नहीं होती और दिल को असर छू जाने वाली ज़बान वही होती है। अब आज मैं एक स्कूल में गया जहाँ बच्चे एक तकरीर लिख के लाए थे जिसमें मेरा तारुफ था। उसमें ऐसे दकीक लफ्ज़ है जो मैंने ज़िंदगी में कभी अदा नहीं किए, वो सुनना पड़ा। और एक 8 साल 10 साल का बच्चा जो है वो कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा जब कहता होगा। बिल्कुल यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। यही तो ये है एक अजीब मामला है। लेकिन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है अपनी बात को समझाना और दूसरे तक पहुंचाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आसान ज़बान लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? मेरे साथ शायद यही हुआ है, बहुत पढ़ा तो और जो पढ़ा वो दुश्वार ज़बान थी, उलझी हुई कदीम ज़बान थी जो अब फरसूदा हो गई। वो पढ़कर तो मैंने सहल ज़बान लिखना सीखा। अभी पहले आप कह रहे थे कि अब इस दौरे से पहले जो अभी आप आए, आप थरपारकर नहीं गए जी। इस दफ़ा आप थरपारकर गए थे। जी। थोड़ा सा मुझे बताएं, आप पहली बार गए थरपारकर? पहली दफ़ा गए हैं जी, बिल्कुल। अभी जब आप ये आपके आने से पहले जब हमारी डिस्कशन यही हो रही, हालांकि बहुत बड़े सैलानी हैं आप जी देख लें। थरपारकर नहीं गया था, ऐसे जाने का कोई सबब भी नहीं था, लेकिन अब खबरों में इतना ज़्यादा आ रहा है कि जी चाह के जाके देखें, अपनी आँखों से देखें। और वो तमाम बातें जो सुनने में आती हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, माएँ मर रही हैं और फाका है, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो जाके देखा तो दुनिया और ही तरह की निकली और हैरत हुई अपनी आँखों पर कि वो जो मंज़र दिखाती है वो सुने हुए मंज़रों से यकसर मुख्तलिफ होता है। आप थरपारकर के किस इलाके में गए? मैं पूरा थरपारकर से गुज़र के जो इस्लामपुरा गालिबन कहलाता है, इस्लाम कोट, उस इलाके में गया और पूरे थरपारकर को उन्होंने 16 खानों में बांटा हुआ है। एक खाना है जिसका ताल्लुक़ एंग्रो से है, मैं उसमें रहा और अजीब व गरीब चीज़ें देखी। लेकिन जो हैरत अंगेज़ चीज़ देखी वो ये कि लोगों को रोज़गार मिला, लोग काम कर रहे हैं, बेशुमार लोग, 24 घंटे काम हो रहा है और औरतें वज़न ढोने वाले ट्रक चला रही हैं जी और महारत से चला रही हैं। चीनी जो काम कर रहे हैं वो उनका इम्तहान लेते हैं, वो पास करते हैं और वो सबको पास कर रहे हैं।
और मज़े की बात यह है कि नौकरी की तलाश में ट्रक चलाने के लिए जो एक औरत आती है और उसे नौकरी मिल जाती है, अगली बार वो मोहल्ले की 5 औरतों को लेके आती है। तो औरतें आगे आ रही हैं भारी भरकम ट्रक चलाने के लिए। और दूसरी चीज़ जो अजीब व गरीब हुई है, एक वीराना है, वहाँ तो झोपड़ियाँ जो होती हैं ना, ऐसा लगता है ऊपर से एक तिकोनी टोपी रखती है, वो झोपड़ियाँ हैं। चौरा कहते हैं उसे, चौरा। चलिए, वो झोपड़ियाँ हैं और बराबर में एक जदीद इमारत बनी हुई है जिसमें 140 बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ये इनकलाब आ रहा है। ये इनकलाब मैंने और इलाकों में भी देखा, और सबसे हैरत अंगेज़ ये इनकलाब मैंने गिलगित बल्तिस्तान में देखा। हैरत हो गई मुझे, जहाँ उलमाए दीन ने ये ऐलान किया है कि लोग अपनी बेटियों को जदीद तालीम दें। अच्छा जी, यकीन नहीं आता, वहाँ पे तो लिटरेसी रेट, वरना ये हाल था जब मैं 30 साल पहले गया था शेर दरिया प्रोग्राम करता हुआ। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, साथ में कुछ ख़वातीन भी थीं, वहाँ चाय पी रहे थे कि दरवाज़ा खुला, कुछ उलमाए दीन दाखिल हुए तो ख़वातीन उठ के भाग के छुप गईं। इनकलाब आया ना वहाँ पे, ये हुंजा और बाकी जो इलाकों में, वो आगा खान सोम की जब डायमंड जुबली हुई तो उनको सोने में तोला गया, जवाहरात में तोला गया मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ थे आगा खानी। उन्होंने वो सब, उसकी जो रकम बनती थी, उन्होंने कहा इससे स्कूल बनाए जाए। तो पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हुंजा में स्कूल बने और फिर लिटरेसी रेट वहाँ से बढ़ने लगे, छलांग मार दी। असल में हर बात के लिए हुकूमत की तरफ देखना भी गलत बात ये भी है। खैरपुर ज़िले में एक टाउन है जिसका नाम है बुज़दार वड्डा, बड़ा बुज़दार। उस बस्ती का हर बच्चा स्कूल जाता है, हर बच्चा जी, सुबह हर बच्चा स्कूल जा रहा होता है। अजीब मंजर है। वो जामपुर में एक कस्बा है रसूलपुर, अच्छा, वहाँ 100% लिटरेसी है। ये एक इनकलाब आ रहा है और उसमें वालिदैन शरीक हैं। मैं खैरपुर के देही इलाकों में मैंने देखा, वालिदैन ये कह रहे हैं स्कूल खोलने वालों NGO से कि लड़के तो पढ़ जाएंगे लोट पोट के, आप हमारी लड़कियों को पढ़ा अच्छा, दें। ये है वालिदैन बकायदा। एक स्कूल मैंने देखा कच्चे के इलाके में जहाँ 17-18 साल की लड़कियाँ अलिफ बे पे पढ़ रही थी, और वही वालिदैन का कहना है कि लड़के तो पढ़ जाएंगे, आप हमारी बेटियों को पढ़ा दें। तो पहली बार बेटियां, जवान बेटियां बस्ता लेकर और तख्ती या स्लेट लेकर स्कूल आ रही है तब्दीली है इतना। अच्छा, आबदी साहब ने बच्चों के, अच्छा सर, ये वो तब्दीली है जो शायद हमारे कैमरों से दूर, यही तो दुख है, ये दुख है। हैं पॉजिटिव साइड्स। डाहरकी में इतना बड़ा स्कूल है, 2000 बच्चे सुबह सुबह जिधर से देखिए, गांव से देहात से 2000 बच्चे चले आ रहे हैं सुबह की असेंबली में खड़े होने के लिए, और दिन भर उनकी तालीम। 2000 बच्चे, एक जैसा यूनिफॉर्म, एक जैसी किताबें, एक जैसे तालीम। और गरीब इलाका, मजदूर लोग सिर्फ गन्ने की काश्त और कोई काम नहीं जानते। है कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि हमें क्यों नहीं दिखाया जाता। शुक्र है हमें नहीं दिखाया जा रहा, वरना हम उसमें कीड़े निकलने वाले। ये भी है। अच्छा, आबदी साहब ने बच्चों के लिए भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। अच्छा जी जी। बकौल मेरे, मैंने बड़ों की 19 और मुझे इस बात पे नाज है कि बच्चों की 20 किताबें लिखी। बहुत खूब। बड़े तो पढ़ ही लेते हैं। लेकिन अलमनाक बात यह है कि पाकिस्तान में 40 से ज़ायद 24 आवर्स वाले चैनल हैं। किसी एक चैनल पे, मुझे नहीं पता कि PTV पे है या नहीं, किसी भी प्राइवेट चैनल पे बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। पहले होते थे, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे, और जैसे नगमे और गीत बच्चों के प्रोग्रामों से पैदा होते थे, वो अब सब ख़त्म हो गया। तो क्या कहाँ से खराबी पैदा हुई? कहाँ से खराबी पैदा हुई? ये मेरा ख्याल ये है कि कराची जब खुला, फिर तो वो जाने है ऐसा खुला। उसके बाद जो ट्रेन आके रुकती है आज भी, कैंट में हो चाहे सिटी में, उसमें से 150 आदमी कम से कम नौवारिद ज़रूर होते हैं जो रोज़गार की तलाश में। कराची
फट पड़ा है अपनी आप। ये इसका मसला है। कराची अब एक शहर नहीं रहा। हमारा ड्राइवर कहता है बिल्कुल नॉर्थ निज़ामाबाद से क्लिफ्टन आने में 4 शहरों के अंदर जी यही अक्सर मैं भी यही कहता हूँ, एक शहर नहीं है, 4-5 शहर हैं जिनको साथ तो ऐसे शहरों के ऐसे मसाइल होते हैं और फितरी बात है। हमारे यहाँ मसाइल से निपटने का हुनर हमें नहीं आता बदकिस्मती से, इसलिए वो मसाइल जो हैं दुगने और चौगने होते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि गरीब परवर शहर है कराची, जो भी आता है इसमें समा जाता है। मेरा एक दोस्त जो नवा शहर थरपारकर में छोटी सी दुकान, मैं छोटा व्यापारी हूँ, कॉटन बेचता हूँ, लाल मिर्चें बेचता हूँ। कॉटन भी पैदा होना बंद हो गई, लाल मिर्चें भी पैदा होना बंद हो गई। आखिर उसे तंग आके कराची आना पड़ा। अब डिफेंस में किसी कोठी के आगे एक राइफल लेके खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, लेकिन ये कि भूखा नहीं, काम तो मिला। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मद्दाहों की, वो शहरी ज़्यादा है या देही ज़्यादा है? देही वालों को बेचारों को बरतानिया और पाकिस्तान में वक्त का फ़र्क नहीं मालूम। अच्छा। अब वो सुबह 10 बजे उनका जी चाह गया आबिद साहब को फ़ोन करें, हमारे यहाँ रात के 2:30 बजे होते हैं। तो देहात से जो फ़ोन आते हैं, मेरी बीवी तंग आ गई है। ये देहाती जो हैं ये घड़ी देखे बगैर फ़ोन कर देते हैं, रात को 2:30 बजे घंटी बज रही है। तो वो बट आई लव देम, ये अदा भी प्यारी है। लेकिन ये है कि मेरा सुनने वालों का सबसे बड़ा हल्का वो है जो अब 70 से ऊपर हो गया है। ओके। वो वफादार फेथफुल ऑडियंस मेरी वो है, और अब तक है। अब उनके बच्चे जानते हैं कि उनके अब्बा किस कैफियत से गुजरे हैं। लेकिन मेरा जो सामीन का हल्का है 70 से ऊपर हो गया है। लेकिन आपकी जो नई पौध तक रसाई है वो तो आप थ्रू यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। अभी आप हाल ही में जैसे कि कई यूनिवर्सिटियों में गए हैं, बुलाते हैं यूनिवर्सिटी वाले। बल्कि मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस के बाद शोबा उर्दू वालों ने मुझे बुलाया, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा इतनी बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस तुम्हारे शहर में हुई, तुम में से कोई भी उसमें शरीक नहीं था, तो ये दुख होता है। तो मैंने फिर कुछ जो मकाला मैंने कॉन्फ्रेंस में पढ़ा था वो बच्चों को पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा पहले तो आप ये कॉपी हमें दे दें उसके बाद बात करेंगे। तो ये है कि नौजवान हैरत अंगेज़ तौर पे मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे करता हूँ। नौजवानों से खिताब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि सादा वर्क पे पहला निशान मैं डालूं। मेजॉरिटी जो है 70 से ऊपर के जो मम्बर लोग हैं, उनका ख्याल है मियाँ ये जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियाँ ना, इनका पढ़ने से कोई इलाका नहीं है, और हमारे ज़माने में ये होता था। लेकिन शुक्र है कि आपका ताल्लुक़ उस नस्ल से होते हुए भी उस नस्ल से नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो नौजवान हैं ये मेरे और आपकी तरह भरे ना किताब पढ़ रहे हों, लेकिन वो किंडल पे पढ़ रहे हैं, वो लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे पढ़ रहे हैं। और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो ये आपकी नज़र की ख़राबी का मसला है। दुनिया बदल गई, हैरत अंगेज़ तौर पे खुल गई है, और एक मुकालमा शुरू हो गया जिसमें हर एक से गुफ्तगू कर रहा है। मैं फ़ेसबुक में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, और उससे एक राब्ते, एक रिश्ते, इंसानी रिश्ते जिसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। फ़ेसबुक पे मेरी सबसे चहीती भतीजी जो है वो मेरी भतीजी नहीं है, वो फेसबुक पे आई थी मुझसे मिलने। अच्छा। और 2 मिनट में भतीजी बन गई। अब वो ताऊ अब्बा, सुबह शाम उसका फ़ोन, ताऊ अब्बा आप कैसे हैं। मतलब ये है रिश्ता जो बड़ा काबिल कदर होता है, और इसमें खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं है। अच्छा लगता है लोगों से मिलना। मैं जो नगर बस्ती घूमता फिरता हूँ लोगों से मिलने के लिए। अभी ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में एक इलाका है देवसाई जी, जो बेहद हसीन है। बिल्कुल। वहाँ जुलाई अगस्त में फूल ही फूल खिलते हैं जी। मैंने पूछा इंसान भी होते हैं या नहीं? नहीं, उसमें आबादी नहीं है। फिर मैं नहीं जाता। ये जो ज़बान की बात आपने भी की, वुसअत ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि
अगर अबलाग की तरफ ही आ जाएँ, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ क्योंकि मीडिया के तमाम शोबाजात से रहा है। अब जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उस पर तो सब ने हाथ उठा दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और नए नए तजर्बे हो रहे हैं। कुछ अंग्रेज़ी की ऐसी वो है टर्म्स को जो कि हिस्सा बन गई हैं, फिर कुछ थोड़ी सी सनसनी करने के लिए या उसको कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जिनका ताल्लुक़ शायद उर्दू से ना हो लेकिन इलाक़ाई ज़बानों से हो। कुछ मतलब कि ये जी जनाब जैसे कि उन्होंने ख़जाने को टीका लगा दिया या ये करे, तो ये कहाँ से आया, इसको कैसे ठीक किया जाए? हमने BBC के ज़माने में मेरे ख्याल 20 साल पहले एक सर्वे किया था और लोगों से वहीं से टेलीफोन पे लोगों से पूछा था कि उर्दू ज़बान का क्या बनेगा, क्या होगा इसका। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जवाब दिए। हमारे दोस्त गाजी सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, उन्होंने कहा उर्दू का क्या बनेगा ये फ़ैसला पंजाब करेगा। अच्छा, वो बात हाईलाइट की हमने, समझ में भी आती थी, लेकिन वक्त बदल गया। अब उर्दू का क्या हश्र होगा ये फ़ैसला मीडिया करेगा। पढ़ने वाला तो ख़त्म हुआ, रेडियो भी गया, अब ले जाके टेलीविज़न है और उसमें रही सही कसर नीचे चलने वाली पट्टी ने पूरी कर दी है। इमला भी गलत, तलफ़ुज़ भी गलत, मुहावरे भी गलत, ज़बान भी गलत। ये बड़ा बुरा हो रहा है। और ऊपर से लोगों ने नसर लिखना छोड़ दी है, जो है वो शायर हो गया है, हर एक गज़ल लिख रहा है, नसर कोई नहीं लिखता। और फिर ये कि जो मुहावरा ज़बान में आ रहा है, एक तो ये कि इस हवाले से हर चीज़ ये इस बारे में ये इस बारे में होता है, इस हवाले से अब शुरू हुआ है, इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर ये शुरू हुआ है। और ये मानकर गए हैं कि तय करके अब ये बदल रहा है, असर आ रहा है, पड़ोस से भी आ रहा है। तो ये शक्ल बिगड़ रही है और दुख होता है, क्यों बिगड़ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि उर्दू की बालादस्ती को मानना पड़ेगा। अंग्रेज़ी चैनल नहीं चल पाए हमारे मुल्क में, बिल्कुल। अंग्रेज़ी अखबार भी जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं, उर्दू ही है जो कुछ है। लेकिन ये कि अगर उसकी शक्ल बिगड़ी तो बड़ा दुख होगा। लेकिन ये जो है ना, ये जुमला कि जी उर्दू की शक्ल बिगड़ने से बड़ा दुख हो रहा है, दो जुमले बहुत पुराने हैं। एक तो ये 19वीं सदी से ये जुमला हर नस्ल कहती है कि अब जो ज़बान हम बोल रहे थे अब नई नस्ल ये ज़बान नहीं बोल रही। आप खतूत उठा के देखें तो आपको हर जगह ये शिकवा मिलेगा मशाहिर के में। एक जो और जुमला है वो ये है कि नौजवान नस्ल जो है वो बेराह हो गई है। ये 4,500 साल से ये मसला चल रहा है, कुछ ऐसा ही है। और ज़बान बिगड़ रही है, ये मसला भी जो है तकरीबन सैकड़ों साल से चल रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि ज़बान ये ऑर्गेनिक होती है, खुदरा होती है, जिस तरह पानी अपना रास्ता जो है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह ज़बान जो है हर ज़माने के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाती है। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि मैंने 1803 से छपने वाली किताबें पढ़ना शुरू की और 1899 तक पढ़ी, तो मैंने ये सारा अमल देखा ज़बान के बदलने का, बिगड़ने का। अच्छा, ये फितरी है और हमेशा होता है। बिल्कुल। पॉपुलर कल्चर में आप देखें, गानों में आप देखें, जुगट में आप देखें या प्लेज में भी आप देखें, वहाँ पर इस्तेमाल बहुत है। मतलब कि अगर आप सब कॉन्टिनेंट की पूरी ज़बानों को ले लें तो पॉपुलर कल्चर में सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सी आपको मिलेगी? वो पंजाबी मिलेगी। लेकिन तारीख़ी तौर पे जो डिसोन करने का ज़रा करेक्ट कीजिएगा कि चूँकि मज़हब की बुनियाद पे हम देखते हैं कि जी उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, तो उसी तरह से पंजाबी ग्रंथ साहब की वजह से लाशऊरी तौर पे पंजाबी मुसलमान ये शायद समझता है कि सिखों की ज़बान है, तो उसने अपने दूरी करके उर्दू के दामन में पनाह ले ली। ये तो एक वजह नहीं है क्या? नहीं, पंजाबी, अजीब बात यह है कि गैर सिखों ने पंजाबी फ़ारसी रस्म ख़त में ही लिखी। तो कदीम ज़माने जी हीर रांझा वगैरह ये सब जो है ये फ़ारसी रस्म ख़त में है और गुरमुखी में नहीं, या पंजाबी रस्म ख़त है ही नहीं। लेकिन फ़ारसी रस्म ख़त जो है वो पंजाबी आवाज़ें नहीं निकाल सकता, और उसके लिए गुरमुखी जो सिक्का शाही दौर में राइज थी, गुरमुखी पढ़ाई जाती थी बच्चों को, और फ़ारसी। रणजीत सिंह की कोड लैंग्वेज फ़ारसी थी। जी। और जब ये हुआ कि अब उर्दू पढ़ाई जाएगी पंजाब में, तो मसला ये हुआ कि उर्दू के उस्ताद कहाँ से आएंगे। उन्होंने कहा बहुत आसान है, जो फ़ारसी के उस्ताद हैं उनको उर्दू के उस्ताद बना दो। लेकिन ये कि गुरमुखी से ताल्लुक़
टूटना पंजाबी के हक में मेरा ख्याल अच्छा नहीं हुआ, कहना चाहिए थी। और अगर पंजाब का लगाव होता ना अपनी मादरी ज़बान से, तो फिर वो बंगाल की जो तकलीफ़ थी ना बंगाली वाली, वो समझ सकते थे, और उससे हमारी कौमी हिस्ट्री में खासा कुछ पता नहीं क्या क्या हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था। ये हालात। इंटरेस्टिंग सवाल है। एक सवाल बीच में रह गया था, मैं उस पर दोबारा आना चाह रहा हूँ। ये जो बच्चों के लिए आपने अच्छा खासा लिटरेचर प्रोड्यूस किया, नज़में भी और नस्र में भी कहानियाँ आपने, ये खुद ब खुद शुरू हो गया या पर्पज़ ये था कि जी बच्चों के लिए चूँकि नहीं लिखा जा रहा इसलिए मैं लिखूँ? हाँ, ये पर्पज़ था। मैंने एक तहरीक शुरू की थी उर्दू वर्षा के नाम से, और संग मील वालों से बात करके बच्चों की किताबें लिखना शुरू की। अलिफ बे जदीद कायदा मैंने लिखा, और वो कायदा लिखने के लिए मैंने 40 कायदे पढ़े, और वो पढ़ के ये सीखा कि क्या ना करना चाहिए, चुनाचे बच्चों का कायदा बनाया। अब उन्हें अलिफ बे पढ़ाने के बाद जो सबसे आसान चीज़ पढ़ाई जा सकती है, नर्सरी राइम्स होते हैं या नज़में बच्चों को याद है। फिर मैंने पहली बार बच्चों की खातिर नज़में भी कहीं, छोटी छोटी नज़में कहीं, नर्सरी राइम्स लिखे। और उसके बाद बच्चों के, चूँकि मैं बच्चों का बहुत मकबूल प्रोग्राम करता था BBC से, शाहीन क्लब। वो बच्चों का कहाँ से है अब्दी साहब? वो तो बड़ों का, बुड्ढों का, 80 साल के लोग तक सुनते थे उसे। वो 80 साल के भाई की बातें, 80 साल के बच्चे भी उसे सुनते थे। ये भी है जी। तो वो उसमें फिर मैंने गाने लिखना शुरू किए, तर्जमे भी मैं ही बनाता था और उन्हें हम लोग मिल के स्टूडियो में गाते थे। बच्चों के गाने लिखे मैंने, सुहेल राना से तर्ज बनवाई, ये सब काम किए, और बच्चों की खातिर तो बहुत काम किया, और अच्छा लगता है, जी खुश होता है। तो ये जो है कहीं निसाब में भी कहीं शामिल हुआ? हाँ, आप निसाब में कहाँ शामिल हैं? आपका ने जितना जो इतना बड़ा काम किया साहब। असल में निसाब का जो मसला है वो करोड़ों रुपए का मामला है, और वो टेक्स्ट बुक का जो किस्सा है उसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है कि हर आदमी अपनी किताबें अपने भाइयों, भतीजों, बहनोइयों, दामादों से लिखवा रहा है, और नाक़िस किताबें राइज हैं। मैंने 20 किताबें लिखी। अभी हाल ही में फैज़ एकेडमी ने मुझसे 4 किताबें लिखवाई, बच्चों के 3 नावल और 3 शॉर्ट स्टोरीज़। किसी को खबर भी नहीं। जंगल मोड़ नाचा किसने देखा, कोई जानता नहीं। किताबें पता नहीं कहाँ बिक रही हैं, बुक स्टॉल वाले बेच रहे हैं या नहीं, बच्चे ख़रीद रहे हैं या नहीं, वालिदैन दिलवा रहे हैं या नहीं, मुझे अंदाज़ा पता भी है किसी को या नहीं। आप भी इब्न इंशा की तरह लिख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक बोर्ड से नामंजूर शुदा उर्दू की आखिरी किताब। जी बिल्कुल, वो तो बड़ी मैंने उर्दू का पहला कायदा लिखा, उसका नाम रखा पहला तारा, पहली किरण। मुन्नी मुन्नी किताबें हैं छोटी छोटी, और जो लोग उनसे वाकिफ़ हैं वो कदर करते हैं। तो आपने जो कायदा लिखा, मतलब आपने कहा 40 ऐसे आपने कायदे देखे, आपको क्या लगा कि हम बिल्कुल वही लकीर के फ़कीर, अलिफ से वही अनार और अलिफ से उसी तरह हम चलते चले जाते हैं? ज़्यादातर वही थे। जब मैंने 40 कायदे ख़रीद के पढ़े, और उसमें क्या क्या नहीं था, मसलन ये कि गैर से ग़ुलाम तो दिखाया कि ग़ुलाम है, उसे कोई कोड़े मार रहा है। अच्छा। फिर इसी तरह एक किताब मैंने देखी जो गिनती की थी, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तो उसमें 5 चिड़ियाँ बनी हुई थी, 6 में 6 कुत्ते बने हुए थे, 7 में 7 खरगोश बने हुए थे जिनके हाथ में क्लाशनिकोव था, एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे। बहुत खरगोश? हाँ, और वो कायदा मैंने यहाँ उर्दू बाज़ार से ख़रीदा। अच्छा, कुत्ते एक दूसरे को नहीं मार रहे थे, सिर्फ खरगोश। आपने कायदा देखा? ये मुझे समझ में नहीं आ रही। आपने कायदा देखा था या अलकायदा देखा था? उसमें मैंने यही कहा था कि खरगोशों के साथ क्या मसला? गालिबन ये कायदा अलकायदा वालों ने लिखवाया है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये पुराने अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पत्ता, इसे ख़त्म करो और कोई और तरीका इख्तियार करो। फिर मैंने एक नज़म लिखी, अलिफ से अब्बा, अलिफ से अम्मी, अलिफ से उजाला, बे से बकरी आ गई, पे से पत्ता खा गई, ते से तराजू खोलो, टे से टमाटर तोलो,
से समर और फल हैं, जीव से सब जंगल हैं, इस तरह वाह, मुख्तलिफ तरीके निकाले सिखाने के। और अगर राइज हो जाए तो अच्छा हो, लेकिन पता नहीं, लोग तुम न जाने किस जहां में खो गए। हाँ, ये तो बेसिक। तो अब अगर हम रैप करेंगे, जहाँ में खो तो गए, लेकिन आपने जो कंट्रीब्यूट किया ज़ाहिर है वो इतना रिच कंट्रीब्यूशन है, जैसे लोग याद रखते हैं अबलाग के हवाले से या आपकी तहरीरों के हवाले से भी। तो आपके अंदर तो एक वो होती होगी ना सेटिस्फेक्शन के, आपने तो भरपूर एक अपनी कोशिश की। बहुत सुकून मुझे मिलता है, मैंने अपनी कोशिश की है, और जो जानते हैं जो वो सराहते भी बहुत है, लेकिन जी और करने को चाहता है। और ये अभी मेरा ख्याल है मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ, हालांकि अभी 30 नवंबर को मैं 83 साल का हुआ हूँ। और जब लोग ये कहते हैं कि सुनिए आप बहुत उम्र हो गई, अपना ख्याल रखा कीजिए, ठीक है, तो दिल दुखता है। तो हम जैसे दो जो जूनियर सहाफ़ी हैं वो तो ज़ाहिर है आपके डायरेक्ट शागिर्द रहे हुए, हमारा जो इतना नहीं रहा, तो हम क्या हल्के सुरों में ही लगे रहें या क्या करें? नहीं, ऊंचे सुर पे वक्त आने की देर है, ऊंचे सुर में गाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आवाज़ पहुंच नहीं रही है जहां पहुंचनी चाहिए। तो कैसे पहुंचेगी आपके ख्याल में? हमें मशवरा ही देते जाए फ्री फंड में। नहीं, कैसे पहुंचेगी उसका आसान जवाब ये है कि अब जो मीडिया खुला है, लोग खुली गुफ्तगू हो रही है, लोग दिल की बात लिखने लगे हैं। आखिर एक अमेरिका का इलेक्शन तलपट हो गया ज़रा से मीडिया की बदमाशी से, तो मीडिया की शराफत से भी कुछ काम निकाले जा सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले कि आपसे ये सवाल हो कि नौजवानों के लिए क्या पैगाम है, मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम ख़त्म कर देना चाहिए। रज़ा अली आब्दी साहब, इट्स अ ट्रीट टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो बहरहाल गुफ्तगू अभी तो शुरू हुई थी। हाँ, तो फ़िलहाल फिर इजाज़त लें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तीनों हजरात का। आपको बहुत दूर से बहुत बार देखा, आपके दरमियान बैठ के और अच्छा लगा, और ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। आपसे बात करने का मौका मिला, और मेरा ख्याल है अपने नाज़रीन से बात करने का मौका मिला, वो एक अलग बोनस है जो बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया आप। इजाज़त भी आप ही ले लीजिए, अच्छा लगेगा हमें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सामीन, मेरे नाज़रीन, मेरे क़ारीन और हाज़रीन, इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।